हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गाइड एजुकेशन। आज बात करेंगे पार्ट नंबर 24 इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। रात के 9 बजे जरूर आ जाइएगा क्योंकि लाइव टेस्ट है आपका। संडे को टेस्ट मैं करा रहा हूँ और संडे का टेस्ट नंबर 3 है। वहाँ पे आप लोग को साइंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, स्टैटिक जीके होगा, कंप्यूटर होगा और उसका झारखंड जीके होगा। सारा क्वेश्चन मिक्स देखने को मिलेगा, तो उसको अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा। जितना भी स्कोर आप स्कोर करते हैं उसको कमेंट उसमें जरूर लिखिएगा, पार्टिसिपेट कीजिएगा रात को 9 बजे, तो जरूर इसको एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, पार्ट नंबर 24 को, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आता है, दे डिडंट कंप्लेन लेस्ट दे विल एनवाय द नेबर्स। बोला जा रहा है कि दे डिडंट कंप्लेन लेस्ट दे विल एनवाय द नेबर्स। आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, यहाँ से अंडरलाइन पार्ट को अगर जरूरी हो तो उसको इंप्रूव करना है, अदरवाइज नो इंप्रूवमेंट चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अंडरलाइन है, लेस्ट दे विल एनवाय। लेस्ट जो वर्ड है LEST ना, लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो जाए कि, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक जो है से एक लेस्ट निगेटिव वर्ड है और दिस निगेटिव वर्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड एंड वी नेवर यूज नोट विथ इट। तो नोट इसके साथ कभी भी नहीं लगता है, प्रॉब्लम इस पर दिए जाते हैं ना। तो याद रखिएगा लिस्ट के बाद हमेशा शुड आता है और इसके साथ नोट नहीं लगता है। तो दो तरह से क्वेश्चन इस पे बनता है, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। लेस्ट दे शुड एनवाय लगा लीजिएगा, सही हो जाएगा। इसके साथ नोट अगर लगा होगा तो उसको हटा दीजिएगा, वैसे भी प्रॉब्लम दिए जाते हैं। दोनों तरह से बता दिया, लेस्ट दे शुड एनवाय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 का आता है, मोस्ट पेरेंट्स टुडे वुड से दैट देयर किड्स हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी देन दे डिड। तुलना किया जा रहा है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कि आजकल जो बच्चों को जो मिल रहा है फैसिलिटीज़ वगैरह, वो पहले की तुलना में आज बहुत अच्छा है। क्या है? आज की तुलना में बहुत अच्छा है, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो यहाँ पे तुलना जब कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेटर होना चाहिए था ना, क्या होना चाहिए था? ग्रेटर। ओके चलिए, तो ये ग्रेटर होना चाहिए था और यहाँ पे देन लगा दिया है। देन मतलब तो तब होता है, हमको ग्रेटर के साथ देन आता है, कंपेरिजन करने में हम लोग देन का यूज करते हैं। ग्रेटर देन होता है, सूनर देन होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। ओके तो यहाँ से क्या चला जाएगा? ग्रेटर अपॉर्चुनिटी देन होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। बाकी कुछ कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैं बताया था कि कुछ कुछ जैसे कि इंटीरियर है, क्या है? इंटीरियर होता है, पोस्टेरियर वगैरह होता है, प्रायोर होता है, क्या होता है? प्रायोर। इसके साथ ना देन नहीं लगता है, इसके साथ टू लगता है, तो इस पर क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं, ऑप्शन ए हो गया उसका आंसर। क्वेश्चन 3 आता है, राजन आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट कमिंग टू द प्लेग्राउंड। राजन पूछ रहा है कि मैं प्लेग्राउंड में क्यों नहीं आ रहा था। ओके क्यों नहीं आ रहा हूँ भाई बताइए। तो इसमें देखिए क्या गड़बड़ी है, इसको पता करना है। तो देखिए यहाँ से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या है? यह इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले बात अंडरस्टैंड कर लीजिएगा टेंस कौन सा है। आई वाज नॉट कमिंग है, इसका मतलब है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस का डायरेक्ट स्पीच कहाँ होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है? इज एम आर होता है, उसके बाद बिफोर लगेगा उस सेंटेंस में ना। तो देख लीजिएगा, तो वेयर लगाया तो इसे कट गया। अब चलिए शुरू करते हैं। आस्ट मी है, क्या है? तो राजन आस्ट मी व्हाई इज ही और व्हाई यू आर, क्या लगना चाहिए? देखिए थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ पे व्हाई यू आर है। अब देखिएगा वर्ड क्वेश्चन वर्ड में व्हाई लगा हुआ है, तो यहाँ से व्हाई उड़ा दिया है। तो आर कभी भी आएगा ना तो ई फॉर वेदर यूज करेगा वहाँ पे यस नो क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ वाई लगा है तो वाई रहेगा, आपका डायरेक्ट में भी रहेगा, इनडायरेक्ट में भी रहेगा। तो बी भी ऑप्शन कट गया, आपका ए भी कट गया। अब मेन चर्चा है यहाँ पे वाई के साथ इज ही लगना चाहिए या फिर आर यू लगना चाहिए। पढ़िए थोड़ा सा। अब देखिए इसका आंसर होगा ना डी। अब डी क्यों होगा समझाता हूँ, देख लीजिएगा। राजन आस्ट मी व्हाई आर यू नॉट कमिंग टू द प्लेग्राउंड। तो इसको उठाइए, तो राजन आस्ट मी व्हाई, उसके बाद आर यू लगेगा। तो यहाँ पे यू जब आ रहा है, क्या रहा है? यू आ रहा है, तो सेकेंड पर्सन होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। क्या होता है? सेकेंड पर्सन जो होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है, तो मी के अनुसार यहाँ पे आई लगाया हुआ है, तो सही ऑप्शन। इसीलिए मैं आपका जो है से यहाँ पे यू डाला, आपको नहीं कि ए डाला, सी डाला। सी में यहाँ ही है, ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो ही का ही रह जाता है वहाँ पे, तब हम लोग सी लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे यू है, तो यू सेकेंड पर्सन पढ़े ना सन वाला फार्मूला, SON 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो थर्ड पर्सन नो चेंज नहीं, यहाँ पे आई है और आई यूज हुआ है इस मी के अनुसार। या मी जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है किसके अनुसार होता है? सेकेंड पर्सन है यहाँ पे यू, उसके अनुसार चेंज हुआ है यहाँ पे आई। ओके तो ऑप्शन नंबर डी सही यूज होगा ना। चलिए समझ में आ चुका है ना, थोड़ा बेसिक क्लियर है ना। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, फिर इसको डायरेक्ट बनाना है। कैसे भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करने के लिए या फिर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में करने के लिए। ओके देख लीजिएगा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा रहेगा इन कंपेरिजन टू आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस।
तो देख लीजिएगा इसको, क्योंकि पास्ट के पेपर में एनालाइज किया तो यही देखा कि डायरेक्ट इंडेक्स से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, तो 300-400 क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसे, और एक्टिव पैसिव से 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पढ़ते हैं द टीचर ऑर्डर वगैरह, ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस वगैरह आता है, तो इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस में उसको 2+V1 लगता है ना, तो उसमें देख लेते हैं उसको। तो द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट अदरवाइज सी वुड पनिश देम। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो टीचर ऑर्डर का सेट टू अगर लगना है तो सेट टू ऑर्डर टू तो कट गया ऐसे ही, क्योंकि ऑर्डर टू या फिर टोल्ड टू का यूज गलत माना जाता है, नहीं होता, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लेता है इन लोग। ऑर्डर द स्टूडेंट्स होना चाहिए था ऑर्डर्ड, या फिर उसके बाद हम लोग अगर टोल्ड यूज करते हैं तो टोल्ड के साथ टू करके देगा ऑप्शन में, तो गड़बड़ हो जाएगा। टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है, सेट के साथ टू लगता है, या फिर से के साथ टू लगेगा। सेड के टोल्ड के साथ टू करके ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकता, उन लोग के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो ऐसी कट गया सी नंबर। अब देखते हैं द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट, तो पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर छांटते हैं कहाँ से जाएगा। तो सभी उठा लीजिए यहाँ से, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट, प्लीज वगैरह वर्ड यूज नहीं होगा ना, प्लीज वगैरह वर्ड यूज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, वो ऑर्डर दे रही है, क्योंकि टीचर ऑर्डर देगा, रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा। और यहाँ पे लड़की है ना, तो कट गया, बाकी बच गया आपका ऑप्शन नंबर बी और जो है से डी। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट अदरवाइज आई विल पनिश देम। आप ध्यान दीजिए, आई विल पनिश देम यूज होना चाहिए या फिर यू होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देम यूज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देम यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आई विल पनिश यू ही होगा। क्या होगा, आई विल पनिश यू। ओके, क्योंकि समझिए कि अगर आई विल पनिश यू रहेगा, क्या होगा, यू रहेगा, तो यू है से सेकेंड पर्सन है, क्या है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन जो है से चेंज किसको अनुसार होता है, वो सन बताया था ना पिछला स्लाइड में, सन के अनुसार चेंज कीजिएगा, तो सेकेंड पर्सन होना चाहिए टू है। ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, और द स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्टिव किस क्या आएगा, देम आएगा। समझ में आ रहा है, यू का जो है से यू नहीं होना, मतलब यहाँ से अगर देम रहता तो देम का देम कैसे चेंज करते, यू का देम में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। समझ में आ चुका है ना, तो यहाँ से यू ही लगना चाहिए, यू है से द स्टूडेंट्स के लिए अपना ऑब्जेक्टिव केस देम ले लेगा। बात समझ आ रहा है ना, तो यहाँ से देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी चला गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं, और क्वेश्चन 5 कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या होता है, क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई बिकॉज दे आर डैश दैन एयर। तो बताइए कि क्या होना चाहिए, लाइटर, हैवियर, ब्रॉडर या फिर माइटियर। तो यहाँ से देखिए क्लाउड्स क्या होता है, दैन लगा हुआ है यानी कि कंपरेटिव है, तो सारा तो वर्ड कंपरेटिव वर्ड ही है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो क्या होगा, क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई। स्काई थोड़ा मीनिंग समझिए कि स्काई में फ्लोट करता है, क्योंकि उन लोग हल्का होता है भाई एयर से। आप लोग को लगता होगा कि बादल भारी होता है, नहीं, बादल भारी नहीं होता, हवा के ऊपर नहीं लोग लटका हुआ रहता है, यानी कि उसका जो है हवा से भी हल्का होता है, तो वो लाइटर लग जाएगा सही वर्ड। तो क्लाउड्स आर फ्लोट इन द स्काई बिकॉज दे आर लाइटर देन द एयर। ओके, चलिए ऐसे बन जाएगा। ऐसा पता होना चाहिए कि डेंसिटी अगर उन लोग का कम होता है ना, डेंसिटी आप लोग पढ़े हैं ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी कम होता है उसका, तो जिसका डेंसिटी कम होता है वो फ्लोट करता है, तो एयर से भी डेंसिटी कम होता है, इसीलिए क्लाउड ऐसे ऊपर तैरता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इफ नीडेड। जरूरी है तो कीजिए। Whenever my students come across new words, I ask them to look for them in the dictionary। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो लुक फॉर देम है। अगर डिक्शनरी में या कोई ऐसा चीज़ जहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है, उसमें से कोई चीज़ सर्च करने के लिए हम लोग लुकअप का यूज करते हैं। क्या कहते हैं, लुकअप का यूज करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, लुकअप। तो लुकअप का यूज करते हैं। तो व्हेनेवर माय कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स, ओके, आई आस्क देम टू लुक फॉर देम, नहीं लुक अप, क्या होना चाहिए, लुक देम अप। अब यहाँ पे लुक इट अप भी है या देम भी है, तो यहाँ पे वर्ड्स है ना, वर्ड्स है, तो वर्ड्स के लिए क्या लगना चाहिए, टू लुक देम अप होना चाहिए। ठीक है, लुक एट देम तो नहीं, लुक एट मतलब तो देखने के सेंस में हम लोग यूज करते हैं ना, लुक एट द ब्लैक बोर्ड वगैरह ऐसे, तो लुकअप लगेगा। और यहाँ पे लुक इट अप भी है, तो यहाँ पे न्यू वर्ड्स है ना, कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स, तो न्यू वर्ड्स आता है तो वहाँ पे प्लूरल हो गया, तो इसीलिए इट नहीं लगेगा, देम लगेगा। क्लियर है ना इस पॉइंट को, कि यहाँ पे इट अप नहीं होना चाहिए, देम क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे न्यू वर्ड्स है। क्लियर, चलिए, लुकअप मतलब खोजना, याद रखिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक्टिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, यानी कि सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में। देख लीजिए, कैन, उसके बाद बताया था ना कि कैन के बाद बी प्लस V3 लगता है, ये होता है पैसिव वॉइस में। देखा जाए, कैन द आउटब्रेक ऑफ दिस इन्फेक्शन भी हैंडल बाई अस, तो उसके बाद अस है, बाई अस, तो उसको उठा लीजिए यहाँ से, बाई अस को उठा के बना लीजिए, तो कैन वी हैंडल द आउटब्रेक ऑफ दिस इन्फेक्शन, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा ना। वी आएगा, वी का बाई अस होता है, आपको पता है ना, वी का अस वगैरह होता है, दे का देम वगैरह ऑब्जेक्टिव केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ शॉर्ट स्पीच। अब यहाँ पे वन वर्ड सब्जेक्शन आपको बताना है ना, अ शॉर्ट स्पीच और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा। देखिए, जो ड्रामा वगैरह के बाद अगर कोई चीज़ आप लोग स्पीच वगैरह देते हैं यानी कंक्लूजन करने के लिए, तो उसको हम लोग ईपीलॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईपीलॉग बोलते हैं।
प्रोलोग होता है जब आप इंट्रोडक्शन किसी का देते हैं तब बोलते हैं। डायलॉग होता है तो किसी संवाद हो गया। मोनोलॉग होता है जब लंबा चौड़ा भाषण दिया जाता है तो उसको बोला जाता है कि मोनोलॉग हो गया। ओके, ओके तरह सा। तो ईपीलॉग क्या हो गया? ईपीलॉग जैसे लास्ट में आप लोग बोलते हैं, और प्रोलॉग भी क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको शुरू में बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है ना। और ईपीलॉग होता है ऐसे आपको कंक्लूजन पार्ट होता है। तो ईपीलॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोनोलॉग लंबा चौड़ा भाषण होता है, डायलॉग सिंपल वर्ड है जो आप लोग संवाद करते हैं। द टास्क बिटवीन टू पर्सन्स वगैरह में या मेनी पर्सन्स वगैरह उसको डायलॉग बोलेंगे। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड्स होता है ना, जब पता होगा बहुत सारा जो गवर्नमेंट सामान वगैरह उन लोग का होता है, जैसे कोई डेटा वगैरह है, तो सब चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? एसाइलम, एपियरी, आर्काइव्स या फिर एक्वेरियम। तो उसको आर्काइव्स बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है? आर्काइव्स बोला जाता है, लेखागार बोला जाता है, अभिलेखागार या अभिलेखागार बोला जाता है, तो आर्काइव्स हो गया। बाकी एसाइलम वगैरह पता होगा कि किसी लोगों को अगर कोई संरक्षण दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं असाइलम। जैसे कि भारत में दलाई लामा जी हैं, क्या हैं? दलाई लामा हैं, तो उनको भारत में एसाइलम में रह रहे हैं, ठीक है, क्या रह रहे हैं? एसाइलम में रह रहे हैं, क्योंकि चाइना उन पर बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है, क्योंकि पता है वो तिब्बत के निर्वासित गुरु है ना, तो चाइना उनको गिरफ्तार करने के लिए सोचता है, और एक बार चाइना में कोई गिरफ्तार हो जाता है तो आपको पता है कि लापता हो जाता है, तो एसाइलम में रह रहे हैं, तो उसी के लिए वर्ड यूज होता है एसाइलम। एपियरी क्या होता है? एपियरी होता है देखने को मिलेगा जहाँ पर मधुमक्खी वगैरह को पाला जाता है। और एक्वेरियम तो आप लोग जानते होंगे कि मछली घर होता है एक्वेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस। फिर से एक्टिव वॉइस बताना है आपको। द गेट्स आर लॉक्ड बाय द वॉचमैन एट 8 PM एवरी डे। ध्यान समझिएगा। तो द गेट्स आर लॉक्ड किस सेंटेंस में है? आर लॉक्ड, इज एम आर प्लस V3 क्या है? इज एम आर, उसके बाद क्या है? V3 है, तो इज एम आर प्लस V3 किसका होता है? पैसिव फॉर्म होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट का। और प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 लगता है एक्टिव वॉइस में, तो कन्वर्ट कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, तो इज लॉकिंग तो कट गया ऐसे ही, और उसके बाद हैज भी कट गया, और उसके बाद कहानी सारा बच गया लॉक का और लॉक्स का। तो क्या द वॉचमैन के साथ लॉक लगना चाहिए, लॉक्स लगना चाहिए, खत्म कहानी है, डी नहीं होगा। वॉचमैन ऐसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ ACS लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी चला गया। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। फ्लाई इन द एयर कितना मस्त है ना। फ्लाई इन द एयर मतलब क्या होता है? नहीं बोला कि ज़्यादा हवा में उड़ो, क्या बोला जाता है कि आजकल वो हवा में उड़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। तो टू बी वेरी हैप्पी के लिए जो है से यूज होता है टू फ्लाई इन द एयर, टू बी वेरी हैप्पी। ओके, समझिए ना। नहीं बोलते हैं कि आजकल देखो ना उसका पाँव या जमीन पर नहीं, हवा में उड़ रहा है, बहुत खुश है एकदम, तो फ्लाई इन द एयर हो गया। नेक्स्ट रहता है एरर पता करना है। देखिए ए बी या C D पार्ट में, दे हैड बेटर टू वर्क हार्डर ऑन देयर होमवर्क। देखिए यहाँ पे पार्ट नंबर बी में गड़बड़ी है। बी में क्या गड़बड़ी बताता हूँ। कभी भी आपको हैड बेटर आ जाता है, क्या आता है? हैड बेटर आ जाता है, हैड रेदर आ जाए, ठीक है, सूनर वगैरह आ जाता है, वुड रेदर वगैरह आ जाता है, तो इस तरह वर्ड आप लोग देखते हैं। तो इसके बाद ना बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। अब बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव होता है कि आप लोग को वर्ब यूज करना है, लेकिन उसके साथ टू लगा कर नहीं, यहाँ पे टू वर्क लगा दिया है। तो यही सारा हैड बेटर रेदर सूनर या फिर वुड रेदर वगैरह वर्ड आते हैं, तो उसके साथ हम लोग बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, यानी कि इन्फिनिटिव विदाउट टू का यूज करते हैं, यानी कि जो टू वर्क है उसको सिर्फ वर्क कर दीजिए, सही हो जाएगा। तो टू को हटा दीजिए, सही हो जाएगा। पार्ट नंबर बी में गड़बड़ी था, समझ में आ चुका है ना। हैड बेटर, हैड रेदर, सूनर, वुड रेदर वगैरह वर्ड्स आते हैं, तो उसके बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू का यूज होता है, तो याद रखिएगा टू नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, एरर पता करना है। वी ऑफन पुट ऑफ आवर ड्यूटीज इन द होप ऑफ बेटर डेज एंड बेटर अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर। तो हम लोग अपना ड्यूटी क्या करते हैं? पुट ऑफ कर देते हैं, ताकि क्या कर सकें? अपना अपॉर्चुनिटी वगैरह फ्यूचर के लिए बेटर वगैरह कुछ कर सकें। तो ऐसा कुछ रेफरेंस वगैरह है, देख लीजिए इसको। मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि इसमें गड़बड़ी कहाँ पे है। यहाँ पे पार्ट नंबर ए में गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है पता चल रहा है? अभी बताइए क्या होना चाहिए। देखिए पुट ऑफ नहीं, पुट ऑफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुट ऑफ, क्योंकि इस पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित कर देना। तो हम लोग अपना काम को जनरली समटाइम क्या करते हैं? स्थगित कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो उस सेंस में पुट ऑफ का यूज होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ऐसे ऐसे फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आपको देते हैं। क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 कहता है कि एक इडियम ऑफ फ्रेज है, उसका मीनिंग बताना है। निप इन द बड। देखिए बहुत अच्छा मतलब यह इडियम है। निप इन द बड का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट ए स्मॉल प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम सीवियर, प्रिवेंट द बिग प्रॉब्लम्स मेक इट सीवियर, या फिर बीटिंग द प्रॉब्लम। क्या होने चाहिए? तो देखिए निप इन द बड मतलब कली होता है, तो कली को फूल बनने से पहले उसको खत्म कर दो। कहने का मतलब है जो जैसे सिर उठाया कुचल देना, सिर उठाता ही कुचल देना। तो इस सेंस में यूज होता है प्रिवेंट द स्मॉल प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम सेवियर। तो कहा जाता है ना, जैसे कि जो कंस था वह कृष्ण जी को पहले ही मारने के लिए भेज दिया था कि बड़ा होकर हमको क्या मारेगा, अभी कुछ छोटे से उसको मारने के लिए कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो उसको मतलब निप इन द बड करने की कोशिश कर रहा था कंस, किसको? कृष्ण जी को। बात समझ में आ रहा है? तो वही सारा के लिए यूज होता है
किसी जो प्रॉब्लम है तो वह दर्द ऐसे नासुर ना बन जाए, इसलिए दर्द को शुरू में ही जैसे ठीक कर लीजिए, ठीक है। तो किसी को नासुर नहीं बनना है, इसलिए ज़्यादा डिपेंड मत रहिए किसी पे। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, नोट ओनली ही डिड कम लेट बट ही ऑल्सो फॉरगॉट दिस बुक्स। ऐसे दिस बुक्स नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पे ना दीज बुक्स होना चाहिए, रेफरेंस गलत हो जाएगा, ऐसे दिस बुक नहीं हो सकता, या तो दिस बुक होना चाहिए या दीज बुक्स होना चाहिए, ऐसे गड़बड़ है ना, इस पार्ट में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हमको इंप्रूव करना है इसको, बाकी तो देखना ही नहीं उधर। नोट ओनली ही डिड, अब ध्यान दीजिएगा ना, नोट ओनली ही डिड लगा दिया है तो इसमें क्या होना चाहिए, नोट ओनली ही डज, नोट ओनली डिड ही, नोट ओनली ही हैज़ बीन, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो इसके पीछे का ये तो रहस्य बता देते हैं कि आखिर क्या होता है। जैसे कुछ कुछ वर्ड देखने को मिल जाता है, एक इन्वर्सन होता है, क्या होता है कि जब कोई एडवर्ब को हम लोग नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या होता है, इन्वर्सन का यूज होता है। और इन्वर्सन में होता क्या है कि हम लोग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज करते हैं। जैसे कुछ कुछ वर्ड होगा, जैसे नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया, हार्डली हो गया, नोट हो गया, लिटिल हो गया, ओनली देन हो गया, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, अंडर नो सर्कमस्टांसेस वगैरह यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह आता है तो क्या होता है, वहाँ पे इन्वर्सन का यूज करते हैं। और इन्वर्सन में हम लोग जो वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। क्लियर? तो यहाँ से इसको देख लिया जाए, नोट ओनली ही डिड नहीं, नोट ओनली डिड ही होना चाहिए। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसका खासा ख्याल रखा जाए। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो यही आज छोटा वीडियो मैं आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा था। सारा चीज़ आई होप कि कुछ नया जरूर सीखे होंगे। यहाँ तक आते हैं तो ये जरूर लिख लीजिएगा, बाकी शाम को 9 बजे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर शाम को 9 बजे। वंदे भारतम।